नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित बहुचर्चित उपन्यास गबन का अगला भाग लेकर। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। तो आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। चाय पार्टी में कोई विशेष बात नहीं हुई। रतन के साथ उसकी एक नाते की बहन और थी। वकील साहब न आए थे। दयानाथ ने उतनी देर के लिए घर से टल जाना ही उचित समझा। हाँ, रमेश बाबू बरामदे में बाहर खड़े रहे। रमा ने कई बार चाहा कि उन्हें भी पार्टी में शरीक कर लें, पर रमेश में इतना साहस न था। जालपा ने दोनों मेहमानों को अपनी सास से मिलाया। ये युवतियां उन्हें कुछ ओछी जान पड़ी। उनका सारे घर में दौड़ना, धम धम करके कोठे पर जाना, छत पर इधर उधर उचकना, खिलखिलाकर हंसना उन्हें हुड़दंगपन मालूम होता था। उनकी नीति में बहू बेटियों को भारी और लज्जाशील होना चाहिए था। आश्चर्य यह था कि आज जालपा भी उन्हीं में मिल गई थी। रतन ने आज कंगन की चर्चा तक न की। अभी तक रमा को पार्टी की तैयारियों से इतनी फुर्सत नहीं मिली थी कि गंगू की दुकान तक जाता। उसने समझा था कि गंगू को 600 रुपये दे दूंगा तो पिछले हिसाब में जमा हो जाएंगे, केवल 250 रुपये और रह जाएंगे। नए हिसाब में 600 और मिलाकर फिर 800 रह जाएंगे। इस तरह उसे अपनी साख जमाने का सुअवसर मिल जाएगा। दूसरे दिन रमा खुश होता हुआ गंगू की दुकान पर पहुंचा और रौब से बोला, क्या रंग ढंग है महाराज, कोई नई चीज़ बनवाई है इधर? रमा के टाल मटोल से गंगू इतना विरक्त हो रहा था कि आज कुछ रुपए मिलने की आशा भी उसे प्रसन्न न कर सकी। शिकायत के ढंग से बोला, बाबू साहब, चीज़ें कितनी बनी और कितनी बिकी, आपने तो दुकान पर आना ही छोड़ दिया। इस तरह की दुकानदारी हम लोग नहीं करते। 8 महीने हुए आपके यहाँ से एक पैसा नहीं मिला। रमानाथ भाई, खाली हाथ दुकान पर आते शर्म आती है। हम उन लोगों में नहीं हैं जिनसे तकाजा करना पड़ा। आज ये 600 रुपये जमा कर लो, एक अच्छा सा कंगन तैयार कर दो। गंगू ने रुपए लेकर संदूक में रखे और बोला, बन जाएंगे। बाकी रुपए कब तक मिलेंगे? रमानाथ, बहुत जल्द। गंगू, हाँ बाबूजी, आप पिछला साहब की कर दीजिए हिसाब। गंगू ने बहुत जल्द कंगन बनवाने का वचन दिया, लेकिन एक बार सौदा करके उसे मालूम हो गया था कि यहाँ से जल्द रुपए वसूल होने वाले नहीं। नतीजा ये हुआ कि रमा रोज़ तकाजा करता और गंगू रोज़ हीले हवाले करके टालता। कभी कारीगर बीमार पड़ जाता, कभी अपनी स्त्री की दवा कराने ससुराल चला जाता, कभी उसके लड़के बीमार हो जाते। 1 महीना गुजर गया और कंगन ना बने। रतन के तगाजों के डर से रमा ने पार्क जाना छोड़ दिया, मगर उसने घर तो देख ही रखा था। इस 1 महीने में कई बार तकाजा करने आई। आखिर जब सावन का महीना आ गया तो उसने एक दिन रमा से कहा, बस सुअर नहीं बना कर देता तो तुम किसी और कारीगर को क्यों नहीं देते? रमानाथ, उस पाजी ने ऐसा धोखा दिया कि कुछ न पूछो। बस रोज़ आजकल किया करता है। मैंने बड़ी भूल की जो उसे पेशगी रुपए दे दिए। अब उससे रुपए निकालना मुश्किल है। रतन, आप मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए, मैं उसके बाप से वसूल कर लूँगी। तावान अलग, ऐसे बेईमान आदमी को पुलिस में देना चाहिए, जालपा ने कहा। हाँ और क्या, कभी सुनार देर करते हैं, मगर ऐसा नहीं कि रुपये डकार जाएं और चीज़ के लिए महीनों दौड़ाएं। रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, अब 10 दिन और सब्र करें, मैं आज ही उससे रुपए लेकर किसी दूसरे सर्राफ को दे दूंगा। रतन, आप मुझे उस बदमाश की दुकान क्यों नहीं दिखा देते? मैं हंटर से बात करूं? रमानाथ, कहता तो हूँ 10 दिन के अंदर आपको कंगन मिल जाएंगे। रतन, आप खुद ही ढील डाले हुए हैं। आप उसकी लल्लो पच्चों की बातों में आ जाते होंगे। एक बार कड़े पड़ जाते तो मजाल थी कि वो यूं हीले हवाले करता। आखिर रतन बड़ी मुश्किल से विदा हुई। उसी दिन शाम को गंगू ने साफ जवाब दे दिया, बिना आधे रुपए लिए कंगन ना बन सकेंगे। पिछला हिसाब भी बेवाक हो जाना चाहिए। रमा को मानो गोली लग गई।
बोला, महाराज ये तो भलमानसाहत नहीं है, एक महिला की चीज़ है, उन्होंने पेशगी रुपए दिए थे, सोचो मैं उन्हें क्या मुख दिखाऊंगा। मुझसे अपने रुपयों के लिए पुरनोट लिखा लो, स्टाम्प लिखा लो, और क्या करोगे। गंगू, पुरनोट को शहद लगाकर चाटूंगा क्या? 8-8 महीने का उधार नहीं होता, महीना 2 महीना बहुत है। आप तो बड़े आदमी हैं, आपके लिए 500-600 रुपये कौन बड़ी बात है। कंगन तैयार हैं। रमा ने दांत पीस कर कहा, अगर यही बात है तो तुमने 1 महीना पहले क्यों न कह दी, अब तक मैंने रुपए की कोई फिक्र की होती ना। गंगू, मैं क्या जानता था कि आप इतना भी नहीं समझ रहे हैं। रमा निराश होकर लौट आया। अगर इस समय भी उसने जालपा से सारा वृतांत साफ साफ कह दिया होता तो उसे चाहे कितना ही दुख होता पर कंगन उतार कर दे देती, लेकिन रमा में इतना साहस न था। मैं अपनी आर्थिक कठिनाइयों की दशा कहकर उसके कोमल हृदय पर आघात नहीं कर सकता था। इसमें संदेह नहीं कि रमा को 100 रुपये के करीब रुपए मिल जाते थे और वह किफ़ायत करना जानता था, तो इन 8 महीनों में दोनों सर्राफों के कम से कम आधे रुपए अवश्य दे देता। लेकिन ऊपर की आमदनी थी तो ऊपर का खर्च भी था। जो कुछ मिलता था सैर सपाटे में खर्च हो जाता और सर्राफों का देना किसी एक मुश्त रकम की आशा में लटका हुआ था। और कुछ रात कौड़ियों से रुपए बनाना बड़कों का ही काम है। बाबू लोग तो रुपयों से कौड़ियाँ ही बनाते हैं। कुछ रात जाने पर रमा ने एक बार फिर सर्राफे का चक्कर लगाया। बहुत चाहा किसी सर्राफ को झांसा दूं, पर कहीं दाल न गली। बाजार में बेतार की खबरें चला करती हैं। रमा को रात भर नींद न आई। यदि आज उसे 1000 का रुक्का लिखकर कोई 500 रुपये भी दे देता तो वह निहाल हो जाता, और अपनी जान पहचान वालों में उसे ऐसा कोई नज़र नहीं आता। अपने मिलने वालों में उसने सभी से अपनी हवा बांध रखी थी। खिलाने पिलाने में खुले हाथों रुपया खर्च करता था। अब किस मुँह से अपनी विपत्ति कहे। वह पछता रहा था कि नाहक गंगू को रुपए दिए। गंगू नालिश करने तो जाता न था। इस समय यदि रमा को कोई भयंकर रोग हो जाता तो वह उसका स्वागत करता। कम से कम 10-5 दिन की मोहलत तो मिल जाती, मगर बुलाने से तो मौत भी नहीं आती। वह तो उसी समय आती है जब हम उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। ईश्वर कहीं से कहीं कोई तार ही भिजवा दे। कोई ऐसा मित्र भी नज़र नहीं आता जो उसके नाम फर्जी तार भेज देता। वह इन्हीं चिंताओं में करवटें बदल रहा था। जालपा की आँख खुल गई। रमा ने तुरंत चादर से मुँह छिपा लिया, मानो बेखबर सो रहा है। जालपा ने धीरे से चादर हटाकर उसका मुँह देखा और उसे सोता पाकर ध्यान से उसका मुँह देख लेने लगी। जागरण और निद्रा का अंतर उससे छिपा न रहा। धीरे से हिलाकर बोली, क्या अभी तक जाग रहे हो रमानाथ? क्या जाने क्यों नींद नहीं आ रही है। पड़े पड़े सोचता हूँ कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चला जाऊँ, कुछ रुपए कमा लाऊं। जालपा, मुझे भी लेते चलोगे ना? रमानाथ, तुम्हें परदेश में कहाँ लिए फिरूंगा। जालपा, तो मैं यहाँ अकेली रह चुकी, 1 मिनट तो रहूँगी नहीं। मगर जाओगे कहाँ? रमानाथ, अभी कुछ निश्चय नहीं कर सका हूँ। जालपा, तो क्या सचमुच तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मुझसे तो 1 दिन भी न रहा जाए। मैं समझ गई तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, केवल मुँह देखे की प्रीत करते हो। रमानाथ, तुम्हारे प्रेम पास ही ने तो मुझे बांध रखा है, नहीं तो अब तक कब का चला गया होता। जालपा, बातें बना रहे हो। अगर तुम्हें सच्चा मुझसे प्रेम होता तो कोई पर्दा न रखते। तुम्हारे मन में ज़रूर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। कई दिनों से देख रही हूँ तुम चिंता में डूबे रहते हो। मुझसे क्यों नहीं कहते? जहाँ विश्वास नहीं वहाँ प्रेम कैसे रह सकता? रमानाथ, ये तुम्हारा भ्रम है जालपा, मैंने तो तुमसे कभी पर्दा नहीं रखा। जालपा, तो तुम मुझे सचमुच दिल से चाहते हो? रमानाथ, ये क्या मुँह से कहूँगा तभी जानोगी। जालपा, अच्छा अब मैं एक प्रश्न करती हूँ, संभले रहना। तुम मुझसे क्यों प्रेम करते हो? तुम्हें मेरी कसम है, सच सच बताना। रमानाथ, ये तो तुमने बेढप प्रश्न किया। अगर मैं तुमसे यही प्रश्न पूछूं तो तुम क्या जवाब दोगी? जालपा, मैं तो जानती हूँ। रमानाथ, बताओ। जालपा, तुम बतला दो, मैं भी बतला दूँ। रमानाथ, मैं तो जानता ही नहीं, केवल इतना ही जानता हूँ कि तुम मेरे रोम रोम में रम रही हो। जालपा, सोच कर बतलाओ। मैं आदर्श पत्नी नहीं हूँ, इसे मैं खूब जानती हूँ। पति सेवा अब तक मैंने नाम को भी नहीं की।
ईश्वर की दया से तुम्हारे लिए अब तक कष्ट सहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। घर गृहस्थी का कोई काम मुझे आता नहीं, जो कुछ सीखा यहीं सीखा। फिर तुम्हें मुझसे क्यों प्रेम है? बातचीत में निपुण नहीं, रंग रूप भी ऐसा आकर्षक नहीं। जानते हो मैं तुमसे क्यों प्रश्न कर रही हूँ? रमानाथ, क्या जाने भाई, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। जालपा, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम्हारे प्रेम को स्थायी बना सकूँ। रमानाथ, मैं कुछ नहीं जानता जालपा, ईमान से कहता हूँ तुम में कोई कमी है, कोई दोष है, ये बात आज तक मेरे ध्यान में नहीं आई। लेकिन तुम मुझ में कौन सी बात देखी? न मेरे पास धन है न रूप है, बताओ। जालपा, बता दूँ, मैं तुम्हारी सज्जनता पर मोहित हूँ। अब तुमसे क्या छिपाऊँ? जब मैं यहाँ आई तो यद्यपि तुम्हें अपना पति समझती थी, लेकिन कोई बात कहते या करते समय मुझे चिंता होती थी कि तुम उसे पसंद करोगे या नहीं। यदि तुम्हारे बदले मेरा विवाह किसी दूसरे पुरुष से हुआ होता, उसके साथ भी मेरा यही व्यवहार होता। ये पत्नी और पुरुष का रिवाजी नाता है, पर अब मैं तुम्हें गोपियों के कृष्ण से भी न बदलूंगी। लेकिन तुम्हारे दिल में अब भी चोर है, तुम अब भी मुझसे किसी किसी बात में पर्दा रखते हो। रमानाथ, ये तुम्हारी केवल शंका है जालपा, मैं दोस्तों से भी कोई दुराव नहीं करता। फिर तुम तो मेरी हृदयेश्वरी हो। जालपा, मेरी तरफ देखो और बोलो, आंखें नीची करना मर्दों का काम नहीं। रमा जी के मन में एक बार आया कि अपनी कठिनाइयों की कथा कह सुनाऊं, लेकिन मिथ्या गौरव ने फिर उनकी जबान बंद कर दी। जालपा जब उससे पूछती सर्राफों को रुपए देते जाते हो या नहीं, तो बराबर कहता हाँ, कुछ न कुछ हर महीने दे आता हूँ। पर आज रमा की दुर्बलता ने जालपा के मन में एक संदेह पैदा कर दिया। वह इसी संदेह को मिटाना चाहती थी। जरा देर बाद उसने पूछा, सर्राफ के तो अभी सब रुपए अदा न हुए होंगे? रमानाथ, अभी थोड़े बाकी हैं। जालपा, कितने बाकी होंगे? कुछ हिसाब किताब लिखते हो? रमानाथ, हाँ, लिखता क्यों नहीं, 700 से कुछ कम ही होंगे। जालपा, तब तो पूरी गठरी है, तुमने कहीं रतन के रुपए तो नहीं दे दिए? रमा दिल में कांप रहा था, कहीं जालपा ये प्रश्न न कर बैठे। आखिर उसने ये प्रश्न पूछ ही लिया। उस वक्त भी यदि रमा ने साहस करके सच्ची बात स्वीकार कर ली होती, तो शायद उसके संकटों का अंत हो जाता। जालपा 1 मिनट तक अवश्य सन्नाटे में आ जाती। संभव है क्रोध और निराशा के आवेश में 2-4 कटु शब्द मुँह से बोलती, लेकिन फिर शांत हो जाती। दोनों मिलकर कोई न कोई युक्ति सोच निकालते। जालपा यदि रतन से ये रहस्य कह सुनाती तो रतन अवश्य मान जाती, पर हाय रे आत्मगौरव, रमा ने ये बात सुनकर ऐसा मुंह बना लिया मानो जालपा ने उस पर कोई निष्ठुर प्रहार किया हो। बोला, रतन के रुपए क्यों देता? आज चाहूँ तो 2000-4000 का माल ला सकता हूँ। कारीगरों की आदत देर करने की होती है। सुनार की खटाई मशहूर है, बस और कोई बात नहीं। 10 दिन में या तो चीज़ ही लाऊंगा, ये रुपए वापस कर दूंगा। मगर ये शंका तुम्हें क्यों हुई? पराई रकम भला मैं अपने खर्चे में कैसे लेता? जालपा, कुछ नहीं, मैंने यूं ही पूछा था। जालपा को थोड़ी देर में नींद आ गई, पर रमा फिर उसी उधेड़-बुन में पड़ा। कहाँ से रुपए लाए? अगर वह रमेश बाबू से साफ साफ कह दे तो वह किसी महाजन से रुपए दिला देंगे, लेकिन नहीं, वह उनसे किसी तरह नहीं कह सकेगा। उसमें इतना साहस न था। उसने प्रातःकाल नाश्ता करके दफ्तर की राह ली। शायद वहाँ कुछ प्रबंध हो जाए। कौन प्रबंध करेगा, इसका उसे ध्यान न था। जैसे रोगी वैद्य के पास जाकर संतुष्ट हो जाता है, पर यह नहीं जानता कि मैं अच्छा हूँगा या नहीं। यही दशा उस समय रमा की थी। दफ्तर में चपरासी के सिवा और कोई नहीं था। रमा रजिस्टर खोलकर अंकों की जांच करने लगा। कई दिनों से मीजान नहीं दिया गया था, पर बड़े बाबू के हस्ताक्षर मौजूद थे। अब मीजान दिया तो 2500 निकले। एकाएक उसे एक बात सूझी, क्यों न 2500 की जगह मीजान 2000 लिख दूँ। रसीद बही की जांच कौन करता है? अगर चोरी पकड़ी भी गई तो कह दूंगा मीजान लगाने में गलती हो गई। मगर इस विचार को उसने मन में टिकने न दिया। इस भय से कहीं चित्त चंचल न हो जाए, उसने पेंसिल के अंकों पर रोशनाई उधर दी और रजिस्टर को दराज में बंद करके इधर उधर घूमने लगा। इक्की दुक्की गाड़ियाँ आने लगीं। गाड़ी वालों ने कहा, बाबू साहब आज यहीं हैं, तो सोचा जल्दी से चुंगी देकर छुट्टी पा जाएं। रमा ने इस कृपा के लिए दस्तूरी की दूनी रकम वसूल की। गाड़ी वालों ने शौक से दी, क्योंकि ये मंडी का समय था और 12-1 बजे तक चुंगी घर से फुर्सत पाने की दशा में 24 घंटे का हर्ज होता था।
मंडी 10-11 बजे के बाद बंद हो जाती थी। दूसरे दिन का इंतज़ार करना पड़ता था। अगर भाव रुपए में आधा पाव भी फिर गया तो सैकड़ों के मत्थे गई। 10-5 रुपए का वल खा जाने से क्या आपत्ति हो सकती थी। रमा को आज ये नई बात मालूम हुई। सोचा, आखिर सुबह को मैं घर पर ही तो बैठा रहता हूँ, अगर यहाँ आकर बैठ जाऊँ तो रोज़ 10-5 रुपए हाथ आ जाएं, फिर 6 महीने में ये सारा झगड़ा साफ हो जाए। मान लो रोज़ ये चांदी ना होगी, 15 ना सही 10 मिलेंगे, 5 मिलेंगे। अगर सुबह को रोज़ 5 मिल जाएं और इतने ही दिन भर में मिल जाएं तो 5-6 महीने में मैं ऋण से मुक्त हो जाऊं। उसने दराज खोलकर फिर रजिस्टर निकाला। यह हिसाब लगा लेने के बाद अब रजिस्टर में हेर फेर उधर कर देना उसे इतना भयंकर ना जान पड़ा। नया रंगरूट जो पहले बंदूक की आवाज़ से चौंक पड़ता था, आगे चलकर गोलियों की वर्षा में भी नहीं घबराता। रमा दफ्तर बंद करके भोजन करने घर जाने ही वाला था कि एक बिसाती का ठेला आ पहुंचा। रमा ने कहा, लौट कर चंगी लूँगा। बिसाती ने मिकैती करनी शुरू की। उसे कोई बड़ा भारी जरूरी काम था। आखिर 10 रुपए पर मामला